प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं इसे। और इतने प्यारे प्यारे सपोर्टिव कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए प्यारी प्यारी बातों के साथ शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि रेयांश और जिया जो कि बा करके स्टेज के चेयर पर बैठ चुके थे। वैसे तो जिया भी आराम से बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेयांश उसे आराम से कभी रहने कहाँ देते थे। जैसे जैसे जिया रेयांश से थोड़ा दूर जा रही थी, वैसे वैसे रेयांश भी उसकी तरफ और ज़्यादा खींचे चले आ रहे थे। रेयांश ने उसके हाथों में अपना हाथ रखा हुआ था, लेकिन जिया बार बार अपने हाथ को रेयांश से दूर करने की कोशिश कर रही थी। रेयांश उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, अगर तुमने एक बार और मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो अगले पल तुम मेरे गोद में होगी। जिससे जिया बस एक बार रेयांश की तरफ देखती है और फिर सामने की तरफ देखने लगती है। अब धीरे धीरे लोग स्टेज पर चढ़ के उन दोनों को आशीर्वाद के साथ कुछ गिफ्ट्स दे रहे थे। प्रार्थना जी और जितेंद्र जी जो ऊपर आते हैं, और वहीं उनके साथ राजनंदिनी और उनके हस्बैंड शिवराज जी भी आए थे। वो लोग जिया और रेयांश को आशीर्वाद के साथ कुछ तोहफे देते हैं और स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। अब बारी थी राधिका और मृदुल के आने की। वो लोग भी अपने अपने हस्बैंड के साथ ऊपर की तरफ आ गए थे। राधिका जो उसकी नज़र उतारते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो जिया, और रेयांश के साथ तो कुछ ज़्यादा ही। नज़र ना लगे तुम दोनों की जोड़ी को, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। और ये बोलकर वो भी गिफ्ट देकर के वहाँ से चली गई थी। लेकिन दर्शन और वीर और उसके साथ गौरव जो अभी रेयांश के साइड में ही खड़े थे, और वो लोग स्टेज से नहीं उतरे थे। अभी मृदुल भी स्टेज से उतरते, लेकिन तभी जिया उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आरू को अपनी गोद में ले लूँ। वैसे भी काफ़ी बोरियत महसूस हो रही थी ऐसे बैठे बैठे। मृदुल जो तुरंत ही आरू को उसकी गोद में थमाते हुए कहते हैं, मैं तो खुद ये चाह रही थी, कब से मेरी गोद में चिपका हुआ है। बस तुम ध्यान देना कहीं तुम्हारा नेकलेस वगैरह ना नोचना शुरू कर दे। जिया तुरंत ही उसे अपनी गोद में लेते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। जहां अभी तक रेयांश की वजह से जिया फ्रस्ट्रेट हो रही थी, अब जाकर के उस छोटे से प्यारे से बच्चे ने जिया को काफी ज्यादा खुश कर दिया था। रेयांश एक बार उस बच्चे को घूरते हैं और फिर जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, काफी खुश लग रही हो तुम। जिया जो उसके गाल को धीरे से अपने हाथ में लेते हुए कहती है, कितना प्यारा है ये। रेयांश को इस तरह से इग्नोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो भी अपनी जिया से। वो उसके कमर पर धीरे से हाथ पिंच करते हुए कहते हैं, बहुत बोर हो रही हो तुम, एंटरटेनमेंट चाहिए तुम्हें। जिया जो आरू की तरफ ही देखते हुए रेयांश से कहती है, थोड़ा देर भी आपके हाथ चैन से नहीं बैठ सकते, प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको। रेयांश उस बच्चे को देखते हुए कहते हैं, बताता हूँ तुम्हें, तुम बस रुको। जिया रेयांश की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं ली थी। वहीं रेयांश के बगल में खड़ा वीर जो कि इस वक्त सामने के नज़ारे को देख रहा था, और उसके साथ ही वो कुछ लड़कियों की तरफ देख रहा था जो कि बगल के स्टेज पर डांस कर रही थी। गौरव की नज़र भी उधर से हट नहीं रही थी। वहीं गौरव जो वीर और दर्शन से कहता है, इतनी रौनक तो शायद ही मैंने कभी जिंदगी में देखी होगी, मुझे तो लग रहा है मूवी का सीन चल रहा है यहाँ पर। और आज तो भाभी भी एकदम कहर ढा। रेयांश की आंखें जो कि उसी की तरफ जाकर के ठहर गई थी, जिससे गौरव अपने बात को पलटते हुए कहता है, कितना खूबसूरत लग रहा है सब सजावट, है ना भाई। ऐसी डेकोरेशन तो मतलब वाह, मैं नीचे जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो जल्दी से स्टेज से नीचे की तरफ कूद जाता है। वही रेयांश और वीर से कहते हैं, अपने प्रोडक्ट को मेरी बीवी के गोद से उठाओ। तो रेयांश की बात को ठीक तरीके से सुन नहीं पाया था, और वो झुकते हुए रेयांश के पास आते हुए पूछता है, क्या कह रहे। रेयांश जो कहते हैं, तुम्हारा जो बच्चा है वो मेरी बच्ची के गोद में बैठा हुआ है, हटाओ उसे। वीर अपनी नज़र को रेयांश के चेहरे की तरफ करते हुए कहता है, कि हाँ हो गया भाई, बच्चा ही तो है, और जिया ने खुद मांगा था मृदुल से, मैंने खुद सुना है। रेयांश कहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ ना, हटाओ उसे, खामखा गिरा दूंगा मैं उसे भी। वीर जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, गजब इंसान है तू, हटा रहा हूँ। और ये बोल करके वो जिया के पास आता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, जिया ज़रा देने से वो मृदुल के पास ले जाना था। लेकिन जिया उसे चिपकाते हुए कहती है, क्यों दूँ, मेरे पास देखिए कितना खुश है और मेरी चूड़ियों से खेल भी रहा है। रेयांश उसकी चूड़ियों को देखते हुए कहते हैं, ये चूड़ियाँ मैं लेकर आया था। जिया जो कहती है, तो क्या हुआ, ये खुश है ना और खेल भी रहा है। और वो वीर की तरफ देखते हुए कहती है, आप जाइए भाभी से बोल दीजिएगा ये मेरे पास ही रहेगा। लेकिन तभी वीर जो जिया के थोड़ा करीब आते हुए
अपने बच्चे को ज़बरदस्ती जिया की गोद से हटाते हुए कहता है, बच्चे को बाद में संभालना, पहले अपने इस पॉसेसिव हस्बैंड को संभालो, खामखा मेरे बच्चे को घूरा जा रहा है। और ये बोल करके वो आरू को गोद में लेते हुए दर्शन से कहता है, चल भाई नीचे चलते हैं, इन दोनों को फुल प्राइवेसी चाहिए। धीरे धीरे सारे फैमिली मेंबर्स जो आशीर्वाद देकर के स्टेज से नीचे उतर चुके थे और सबने अच्छी तरह से फोटोशूट वगैरह भी करवा लिया था। और अब बारी थी जिया की फैमिली से किसी को आने की, लेकिन जिया की फैमिली में तो ऐसा कोई था ही नहीं जो उसको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आता। आसपास मीडिया भी पूरी तरह से फैली हुई थी और अब तो सबको पता चल चुका था कि जिया के पेरेंट्स जिंदा हैं, वो ऑर्फन नहीं है। लेकिन जिया की साइड से बस शिवानी और नेहा स्टेज पर चढ़ती हैं। जैसे ही शिवानी और नेहा स्टेज पर गई थी, जयशंकर तिवारी जोर से मुट्ठी बंद करते हुए कहते हैं, ये दोनों भी यहाँ पर हैं, इन दोनों की तो मैं खाल उधेड़ दूंगा। और वो भी द्विवेदी से कहते हैं, उठो हमें भी चलना है। शिवानी और नेहा के फोटोशूट के बाद, अब धीरे और नेहा के जाने के बाद, अब जिया को भी खड़ा होने के लिए परमिशन मिल गई थी। और ये परमिशन उसे रेयांश नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब कोई ऐसा शख्स आ रहा है जिससे जिया बहुत ज़्यादा घबराने वाली है, जिसकी वजह से वो खुद ही नीचे की तरफ आने लगे थे। वो स्टेज से नीचे पहुंचते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर अब लोग इधर उधर फैल चुके थे। कुछ लोग नाश्ता करने में लग गए थे, कुछ लोग डांस एंजॉय कर रहे थे। जिया भी अपने लहंगे को संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी रेयांश उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ को मजबूती से अपने हाथों के बीच फंसाते हुए कहते हैं, तुम ठीक हो? जिया रेयांश की तरफ देखते हुए बहुत आराम से कहती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? और देखिए मैं आपसे नाराज़ हूँ, मुझे बात नहीं करना आपसे, आप समझते क्यों नहीं है? वही रेयांश धीरे से अपने दूसरे हाथ को जिया के गाल पर रखते हुए कहते हैं, कुछ भी हो घबराना मत, आई एम ऑलवेज विथ यू। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश उसे किस बात के लिए इतना समझाए जा रहे हैं, और ये सोचते हुए ही वो सामने की तरफ जैसे अपना चेहरा की थी, उसका पूरा कदम जो कि एकदम से अपनी जगह पर ठंडा पड़ चुका था, और वो जोर से रेयांश के हाथों को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेती है और तुरंत ही झटके से रेयांश की तरफ घूमते हुए थोड़ा तेज मगर काफ़ी घबराते हुए आवाज़ में कहती है, ये कौन है? मुझे बड़े पापा नजर आ रहे। रेयांश उसको संभालते हुए कहते हैं, जिया आई सेड ना, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन जिया बार बार अपने सर को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यहाँ नहीं हो सकते, वो मुझे यहाँ से जाना, चलिए यहाँ से। लेकिन अभी वो वहाँ से जाती उससे पहले ही जयशंकर तिवारी जो सारे लोग के सामने प्रिटेंड करते हुए जिया को बड़े प्यार से उनके हाथ सर पर रखते हुए कहते हैं, मुझसे आशीर्वाद नहीं लोगी बेटा? बचपन में तो जब भी स्कूल जाती थी हमेशा मेरा पैर छूकर जाती थी, अब तो तुम्हारे अंदर संस्कार ही नहीं रह गए, मुझे देखकर मुंह फेर ली तुम। जिया की तो अब सांस धीरे धीरे काफ़ी तेज़ रफ्तार में बढ़ने लगी थी। जहाँ अभी तक वो बहुत रिलैक्स्ड, बहुत खुश नज़र आ रही थी, अब उसके चेहरे, अब उसका शरीर सहमना शुरू हो गया था। वो बार बार रेयांश की तरफ अपना चेहरा कर ले रही थी, लेकिन तभी जयशंकर तिवारी अपने हाथ को उसके गाल पर रखते उससे पहले ही रेयांश का हाथ उनकी कलाई पर जाता है और उनकी कलाई को पकड़कर वो जिया से कहते हैं, तुम जाओ, इन्हें मैं हैंडल करता हूँ। और वो वाजना, वेदिका, शिवानी और नेहा को इशारा कर दिए थे। शिवानी और नेहा तो खुद समझ रही थी कि बड़े पापा को देख करके जिया की क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि नेहा का भी कुछ यही हाल था और उसके साथ शिवानी को भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था, मगर उतना नहीं, क्योंकि शिवानी बहुत चिल लड़की थी और उसे पता था कि एक बार उसके डैड को ये सारे मामले के बारे में पता चला तो जयशंकर तिवारी को तो उसके डैड भी हैंडल कर सकते हैं। वहीं कुणाल भी इन सारे सिनेरियो को देख करके अपने बॉस के पास दौड़ कर आ जाता है। जयशंकर तिवारी अपने उसी हाथ को लगातार घूरे जा रहे थे जिस हाथ को भी रेयांश ने काफी जोर से पकड़ रखा था, और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, सर हैं हम आपके, थोड़ा तो लिहाज करिए। रेयांश रोई के ध्यान से देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हैं और काफी काम लहजे में कहते हैं, आप ससुर जी हैं, इसीलिए अब तक जिंदा बचे हैं, इतनी आसानी से मौत आपको कहाँ मिलने वाली है। खैर, आने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई, मैंने कुणाल से कहकर गाड़ी भिजवाई थी। लेकिन तभी कुणाल जो उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, सर ये गाड़ी में बैठ ही नहीं रहे थे, यही लग रहा था कि कहीं हमने ब्रेक फेल ना कर दिया हो, या फिर कहीं हमने गाड़ी में कुछ
घपलाबाजी ना कर दिया हो। रियाज जो सुनते हुए उनकी तरफ थोड़ा आगे बढ़कर आते हैं और क्योंकि उनकी हाइट रियाज के हाइट से काफ़ी छोटी थी जिसकी वजह से वो उनके सामने झुकते हुए कहते हैं, अपनी तरह मत समझिए, बुज़दिल नहीं हूँ मैं। जिस दिन मारूंगा आंखों में आंखें डाल कर मारूंगा। पर अभी वो खुशनसीबी आई नहीं आपकी ज़िंदगी में कि आपको मेरे हाथों मौत मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ जिया को वासना, वेदिका, शिवानी और नेहा उसके रूम की तरफ लेकर आ रही थी, लेकिन पहले से ही रियांश ने अपने स्टाफ को कुछ बोल कर रखा था जिसकी वजह से सारे स्टाफ जो कि उन चारों लड़कियों से कहती हैं, मैम जिया मैम को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ना है, ऐसा सर का ऑर्डर है, आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए। जिया को उस मेड की बात समझ नहीं आई थी, लेकिन वो इस वक्त इतना ज़्यादा घबराई हुई थी कि वो चुपचाप अकेले ही अपने रूम के अंदर चली जाती है और वो चारों लड़कियां बाहर आ गई थी। लेकिन तभी शिवानी उस स्टाफ से पूछती है, क्या बात है, सर ने क्यों मना किया, मुझे इस वक्त उसके साथ रहना है। नेहा जो शिवानी से कहती है, पागल हो क्या तुम, जिसके घर में आई हो उसी की बात नहीं मानोगी, चलो हमारे साथ। शिवानी को कुछ गड़बड़ तो लग रहा था, लेकिन वो ज़्यादा बहस नहीं कर सकती थी क्योंकि ऑब्वियसली वो एक अनजान घर में थी और यहाँ पर उसे वही करना पड़ता जो रियांश का ऑर्डर था। जयशंकर तिवारी जो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और जैसे उन्होंने पहले से ही कुछ प्लानिंग कर रखी थी जिसके बारे में शायद रियांश को नहीं पता था, ऐसा जयशंकर तिवारी को लगता है। और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हुए कहते हैं, आप खुद को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं रियांश अग्निहोत्री, मगर इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं कोई बेवकूफ़ इंसान हूँ। रियांश चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे, तभी पीछे से प्रार्थना जी और उनके साथ जितेंद्र जी भी आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे राजनंदिनी जी भी लगी हुई थी। उनके हस्बैंड शिवराज जी जो आसपास के अरेंजमेंट्स वगैरह को देख रहे थे और उसके साथ ही आए हुए कुछ गेस्ट को भी। वही प्रार्थना जी आकर के उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, आप जिया के बड़े पापा। जयशंकर तिवारी पीछे मुड़ते हुए बस गुस्से में अपने सर को हाँ में हिला देते हैं क्योंकि इस वक्त तो उनका दिमाग खराब हो गया था रियांश की बातों से, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें एक बात की खुशी भी थी जो कि इस वक्त उनके गुस्से को नियंत्रण में रखी हुई थी। रियांश के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। रियांश जो फ़ोन को निकाल कर उसके स्क्रीन पर देखते हैं, वहीं कुणाल भी रियांश की तरफ देखते हुए पूछ रहा था, क्या हुआ सर? लेकिन रियांश थोड़ा साइड में जाते हुए कहते हैं, तुम लोगों को देखो, मैं आता हूँ। जयशंकर तिवारी भी अब रियांश के फैमिली से बात करने में लग चुके थे जिसकी वजह से रियांश भी अब साइड में चले जाते हैं। वहीं राजनंदिनी जी को तो अच्छा मौका मिला था कि वो जयशंकर तिवारी से कुछ बात कर सके, स्पेशली जिया के बारे में, और उन दोनों की बातें वो काफ़ी टाइम से सुन रही थी जब रियांश और जयशंकर तिवारी एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों की बातें उन्हें ठीक तरीके से सुनाई तो नहीं दे रही थी, मगर देख कर ये समझ में आ रहा था कि दोनों का लहजा एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उस नोटिफिकेशन को खोलते ही रियांश का चेहरा काफ़ी गुस्से में आ चुका था और वो गुस्से में अपने मुट्ठी को काफ़ी कस के बंद कर लिए थे और वो फ़ोन की तरफ देखते हुए धीरे से कहते हैं, हेल के दर्शन मैं तुम्हें आज कराता हूँ, बस एक बार मेरी बीवी को सारी सच्चाई पता चल जाए। और वो फ़ोन को पॉकेट में डालते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए अपने मन में सोचते हैं, आई एम सो सॉरी माई जान, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। राजनंदिनी जी जो जयशंकर से अकेले में बात करना चाह रही थी, आसपास के सभी लोग वहां से जा चुके थे। वही प्रार्थना जी जो अभी भी उन्हीं लोग के साथ खड़ी थी। राजनंदिनी जी इस वक्त नहीं चाहती थी कि उनके और जयशंकर के बीच कोई और हो क्योंकि उन्हें जिया के बारे में कुछ पर्सनल बात करनी थी, लेकिन प्रार्थना जी अभी उन्हीं लोग के आसपास थी जिसकी वजह से नंदिनी जी प्रार्थना जी से झूठ में ही कहती हैं, प्रियंका की मॉम शायद तुम्हें ढूंढ रही थी, जरा मिलकर तो आओ उनसे। प्रार्थना जी उनके चालाकी को समझ नहीं पाती और बस अपने सर को हाँ में हिला करके प्रियंका की मॉम को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। अब जाकर के नंदिनी जी को मौका मिला था और वो जयशंकर तिवारी के सामने आकर के खड़े होते हुए अपना हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, नमस्ते भाई साहब। जयशंकर तिवारी तो इस वक्त अपने बगल में खड़े द्विवेदी से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे, लेकिन उन लोग की बातें इशारों में ही चल रही थी। नंदिनी जी ने आकर के उन दोनों लोगों को डिस्टर्ब कर दिया था। जयशंकर तिवारी जो अपने बगल में खड़े असिस्टेंट को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और बस हल्का सा मुस्कुरा करके अपने हाथ को जोड़ते हुए वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन तभी नंदिनी जी अपना साड़ी संभालते हुए
खुद ही दौड़ कर उनके सामने आकर उन्हें रोकते हुए कहती हैं, क्या बात है भाई साहब, वैसे आपको तो देख कर ही लगता है कि आप बिल्कुल सीएम के पोस्ट लायक इंसान हैं। न जाने कौन सी कूटनीति खेलती इस ठक्कर ने, वरना यूपी के सीएम आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अब ये बात तो बिल्कुल वैसे हो गई जैसे कोई जले पर नमक छिड़क रहा हो। जयशंकर बस इस बात पर चुप रह जाते हैं, लेकिन उनकी मुट्ठी कस के भन चुकी थी। उनके दांत भी धीरे धीरे एक दूसरे के साथ पिसना शुरू हो गए थे। नंदिनी जी उनके एक्सप्रेशन को भांपते हुए कहती हैं, पर अगर आप चाहें तो रेयांश से इस बारे में बात कर सकते हैं। वो बहुत पावरफुल है। अगर वो चाहेगा ना तो 5 साल के इलेक्शन का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। यही कुछ 1-2 महीने के अंदर आपको पोस्ट दोबारा से मिल जाएगी। लेकिन तभी जयशंकर जन से कहते हैं, आपके इतने सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मरे नहीं जा रहे हम उस कुर्सी के लिए। और ये बोलकर वो फिर से आगे बढ़ गए थे। लेकिन नंदिनी जी समझ गई थी कि अब उनका प्लान काम करना शुरू कर चुका है, और वो फिर से आगे बढ़ते हुए कहती हैं, भाई साहब आप तो खामखा नाराज़ हो रहे हैं, हम तो बस आपको अपनी राय बता रहे थे। अगर नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सुनना चाहें तो जिया के बारे में है, वैसे बाकी आपकी मर्जी। और ये बोलकर वो खुद ही वहाँ से जाने लगी थी। लेकिन अब गर्ज तो जयशंकर तिवारी को था जानने का, जिसकी वजह से वो खुद ही उनसे कहते हैं, क्या बात है जो आप जिया के बारे में बताना चाहती हैं? आखिर वो हमारे घर की बेटी है, उसके बारे में हर एक छोटी से छोटी बात जानना हमारी जिम्मेदारी है। नंदिनी जी जो मुड़ते हुए कहती हैं, अब आए ना आप सही लाइन पर। हम यही तो चाह रहे थे आपको बताना। वो आपकी जो बेटी है ना, बहुत प्यारी है। अभी नंदिनी जी को ये नहीं पता था कि जिया और उनके बीच क्या कनेक्शन है। क्या वो लोग एक दूसरे को बहुत मानते हैं या फिर जिया और उनमें अच्छी नहीं बनती। लेकिन बस नंदिनी जी ने ये टेस्ट करने के लिए बोला था। जयशंकर तिवारी जो कहते हैं, ये बताना चाह रही थी आप हमें? अब इस लहजे को समझकर नंदिनी जी आगे कहती हैं, अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि रेयांश की नज़र में वो काफ़ी अच्छी है। मतलब यूं ही समझ लीजिए रेयांश की जान बसती उसमें। लेकिन वो लड़की बिल्कुल बेवकूफ़ है। अगर उसे फंसाना चाहें तो आराम से फंस सकती है। और एक बार वो लालच में आपके जाल में फंसी, समझ जाइए उनके आशिक रेयांश भी उस जाल में अपने आप खुद ब खुद आ जाएंगे। जिया कमज़ोरी है उनकी। पर जयशंकर तिवारी जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस बारे में हम खुद अच्छे से जानते हैं। आपको इस बारे में हमें राय देने की ज़रूरत नहीं है। काम शुरू हो चुका है। शिवानी की नज़र तो इस वक्त लगातार जयशंकर तिवारी पर ही थी, और वो नेहा का हाथ पकड़ी हुई थी, क्योंकि नेहा इस वक्त जयशंकर और साथ ही उनके असिस्टेंट को देख करके काफ़ी घबरा रही थी। उसे लग रहा था कि वो अब कहाँ छुपे, क्योंकि कहीं ना कहीं जयशंकर तिवारी ने उसे देख तो लिया ही होगा। शिवानी जो नेहा से कहती है, दीदू काम डाउन, कुछ नहीं हो रहा। और वैसे भी वो यहाँ पर गेस्ट बनकर आए हैं, यहाँ पर तो इतनी सारी मीडिया भी है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी नेहा जो कहती है, वो इधर ही आ रहे शिवानी, हमें अंदर चलना चाहिए। और ये बोल करके नेहा और शिवानी अब अंदर जाने लगे थे। वैसे तो नेहा ही उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जा रही थी, लेकिन तभी 2 बॉडीगार्ड्स उसको रोकते हुए कहते हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। लेकिन अभी शिवानी जो कहती है, ऐसे कैसे अंदर नहीं जा सकती? और वैसे भी जिया के दोस्त हैं हम, और ये तो उसकी दीदी हैं, वो भी सगी, कोई दूर के रिलेटिव नहीं हम जो आप हमें अंदर नहीं जाने दे सकते। रेयांश ने भी उन दोनों को अंदर जाता हुआ देख लिया था। वो कुणाल को अपने इशारे से बुलाते हुए कहते हैं, उन दोनों को रोको, इस वक्त मेंशन के अंदर कोई नहीं होना चाहिए। कुणाल जो इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज था, वो रेयांश से थोड़ा हिम्मत करते हुए पूछता है, सर सॉरी टू आस्क, बट अगर मेंशन में कोई रहेगा नहीं तो चोरी भी हो सकती है। फिर अचानक से आप ऐसे क्यों? मेंशन में अगर कोई भी जाता है तो जाने। लेकिन अभी रेयांश जो कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता रह करके तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ जाती है? जितना बोला उतना करो, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल जाए। हटाओ उन दोनों को। कुणाल चुपचाप अपने सिर को हाँ मिलाता है और दौड़ते हुए शिवानी और नेहा के सामने आकर उन्हें रोकते हुए कहता है, प्लीज़ काम डाउन। और फिर वो बॉडीगार्ड से कहता है, तमीज़ से, जिया मैम के काफ़ी खास लोग हैं ये, मैं बात करता हूँ।
और ये बोलकर वो शिवानी की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली अंदर जाना अलाउड नहीं है अभी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन तभी नेहा जो कहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे, हमें जिया से मिलना है, वो बहुत परेशान थी और बड़े पापा को देखकर तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, मुझे बस एक बार उससे मिल लेने दें। लेकिन तभी कुणाल एक बार रेयांश की तरफ देखता है और रेयांश इशारे में ही अपने चेहरे को बस नाम में हिला देते थे। कुणाल उनकी बात को समझते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, अब थोड़ी देर बाद आप मिल लीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ मैम। शिवानी जी कहती है, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम आएंगे मिलने, लेकिन उसके बाद हमें कोई नाटक नहीं चाहिए। कुणाल बस अपने सिर को हाँ में हिला देता है और अपना सिर हल्का सा झुका करके उन लोगों को बाहर जाने के लिए कह देता है। प्रार्थना जी जो वासना से पूछते हैं, बेटा जिया कहाँ है? वासना जो कहती है, जिया भाभी तो वो तो अंदर गई हैं, कुछ काम था क्या मम्मा? प्रार्थना जी जो कहती हैं, अंदर क्या कर रही है वो? अरे कुछ लोगों से मिलवाना था, उससे परिचय करवाना था, और फिर फैमिली मेंबर्स यहाँ पर हैं, वो अचानक अंदर क्यों चली गई? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? वासना और वेदिका जो अपनी मॉम को समझाते हुए कहते हैं, तबीयत ठीक है, वो बस थोड़ी परेशान हो गई थी, अब होता है, नर्वस हो गई होगी बेचारी, इतने सारे लोग भी तो यहाँ पर। प्रार्थना जी जो कहती हैं, चलो ठीक है, तुम लोग देखोगे इसको, मैं रेयांश से बात करके आती हूँ। रेयांश इस वक्त अपने हाथ में पहने वॉच को बार बार देख रहे थे, जैसे वो काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों। प्रार्थना जी अचानक से उनके पीछे आई थी, जिससे रेयांश अपने होश में आते हुए कहते हैं, क्या हुआ? प्रार्थना जी उनको देख कर पूछती हैं, तुम्हें क्या हुआ है और यहाँ स्टैचू बनकर के शांत क्यों पड़े हुए हो? सब लोग वहाँ पर हैं, तुम्हारे भाई लोग वहाँ पर हैं, और उसके साथ तुम्हारे ऑफिशियल गेस्ट भी आए ना, उनसे तो कम से कम मिल लो। रेयांश कहते हैं, इस वक्त मैं किसी से मिल नहीं सकता, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में मैं निकल रहा हूँ। प्रार्थना जी जो कहती हैं, हे भगवान, अपने रिसेप्शन में भी, बेटा तुम शादी तो ठीक से किए हो ना, मंडप से कहीं इधर उधर तो नहीं चले गए थे अपने काम के लिए? रेयांश अपनी मॉम की बात सुनते हुए कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जिया तो मेरी हो चुकी है ना। अभी भी उनकी नज़र कभी उनके फ़ोन तो कभी उनके वॉच पर थी। प्रार्थना जी उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, इसी तरह से अगर काम में व्यस्त रहोगे तो उस लड़की को वक्त कैसे दोगे बेटा? अब तुम लोग का रिसेप्शन भी ख़त्म हो रहा है, अब बहुत सारे सवाल आएंगे तुम दोनों पर, अपने रिश्तों को आगे भी तो बढ़ाना है ना, उसके साथ वक्त बिताओ, कहीं घूमने जाओ, मैं तो कहती हूँ हनीमून प्लान कर लो। वैसे तो इस बात पर रेयांश मुस्कुरा देते, लेकिन इस वक्त उनका दिमाग किसी और ही टेंशन और किसी और ही उलझन में फंसा हुआ था, और वो अपनी मॉम के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें सहारा देते हुए कहते हैं, आप परेशान मत होइए, आपकी सारी ख्वाहिश जल्द पूरी होगी, पर अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। और ये बोल करके वो वहाँ से चले गए थे। सारे लोग इस वक्त बाहर व्यस्त थे, वहीं रेयांश भी अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम को लेकर के काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे, और बाकी लोग जो कि पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। वहीं इस वक्त मेंशन के अंदर सिर्फ एक लड़की मौजूद थी। सारे स्टाफ को भी रेयांश ने अपने बॉडीगार्ड से कह करके बाहर करवा दिया था, ना जाने क्यों। जिया जो अभी बेड पर बैठे हुए अपने पैरों को ऊपर किए हुए थे और बेड के सिरहाने से टेक लगाकर वो अपने घुटनों पर अपना सिर रख करके लगातार कांपे जा रही थी। उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सा डर तैर रहा था, जिसे वो किसी से व्यक्त करना चाहती थी। वो चाह रही थी कि उसके आसपास कोई तो हो जो उसे संभाल सके। उसे ज़रूरत थी इस वक्त रेयांश की, लेकिन रेयांश इस वक्त उसके साथ नहीं थे। अगर शिवानी या नेहा भी उसके साथ होती तो शायद वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करके थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर पाती, लेकिन अकेले होने की वजह से उसे और ज़्यादा डर लग रहा था, और बार बार उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास ऐसा कुछ तो है जो उसे बहुत ध्यान से देख रहा है। लेकिन फिर जिया को ये अपना वहम लगता है और ये सब कुछ छोड़ करके वो अपनी हालत के बारे में सोचने लगती है। वो धीरे धीरे अपने आप से ही कहती है, आखिर कब छुटकारा मिलेगा मुझे, मैं और कब तक ऐसे झेलती रहूंगी? मुझे अभी भी उनसे कितना डर लगता है, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ज़रूरत है इस वक्त, और ये रेयांश भी पता नहीं कहाँ बिजी है। ये नहीं कि मेरे आस पास रहे, उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे अपने बड़े पापा से कितना डर लगता है, फिर भी उन्हें आने क्यों दिया इस पार्टी में? हमेशा बस मुझे परेशान करना चाहते वो, ना वो नहीं चाहते तो बड़े पापा अंदर कैसे आ सकते थे? अभी वो ये साबित बता ही रही थी कि तभी अचानक से उसको अपने कमरे में कुछ हलचल महसूस होती है, जिससे जिया का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। वैसे भी न जाने क्यों
सुबह से ही जिया को कुछ खास ठीक नहीं लग रहा था, जैसे उसके दिमाग के एक छोटे से कोने में बार बार उसे ये ट्रिगर किया जा रहा था कि उसके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। लेकिन जिया लगातार इस बात को सिर्फ इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि आज इतनी बड़ी पार्टी है और इस पार्टी को उसे एंजॉय करना था, ना कि अपनी ओवर थिंकिंग में हमेशा की तरह गुम होना था। जिया थोड़ा डरी तो थी, लेकिन उसके बाद फिर से सब कुछ शांत हो जाता है और वो धीरे से अपने लहंगे को उठा करके बेड से नीचे की तरफ उतरने लगी थी बाहर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही अभी वो गेट पर आए थे, उसे दोबारा से कमरे में कुछ हलचल महसूस होती है। वो जैसे अभी पीछे की तरफ घूमी थी, उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा कपड़ा आ जाता है, जैसे कोई जबरदस्ती उसके चेहरे को कपड़े से ढकने की कोशिश कर रहा हो। उस कपड़े में कुछ अजीब सी सुगंध थी, जिसे सूंघने के बाद जिया धीरे धीरे बेहोशी हालत में जाने लगती है। लेकिन वो उस आदमी की कलाई को पकड़कर जोर से अपने चेहरे से अलग करते हुए अपनी आंखों को जैसे तैसे करके खोलते हुए कहती है, कौन कौन हो तुम? दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही थी जिया को, वो सब क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि जिया का सिर अचानक से अब घूमना शुरू हो गया था और वह जल्दी जल्दी दरवाजे को पीटने लगती है। दरवाजे का हैंडल भी उसके हाथ में नहीं आ रहा था और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, कोई है यहाँ पर, प्लीज प्लीज बचाओ मुझे। लेकिन जिया की आवाज अभी सुनने के रिमेंशन में कोई नहीं था और दोबारा से उसके मुंह पर कपड़ा लगा दिया जाता है और इस बार जिया सिर्फ छटपटा कर रह जाती है। वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। वो जैसे तैसे करके उस आदमी के सीने पर हाथ रखे एक बार उस आदमी का चेहरा देखना चाहती थी कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह से धुंधला होना लेकिन उसकी आंखों के सामने अब धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होना शुरू हो गया था। मम्मी के हाथ को टच करने के बाद जिया को इतना तो समझ में आ गया था कि ये कोई हट्टा कट्टा नौजवान शख्स है, ना कि उसके अपने बड़े पापा, क्योंकि जिया के दिमाग में सबसे पहला डर तो उसके बड़े पापा का ही आया था। पर अनफॉर्चुनेटली जिया अभी उस आदमी के चेहरे को देख पाती, तब तक उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई थी और वो उसी आदमी की बाहों में झूल जाती है। वो आदमी उसके हाथ को पकड़े हुए काफी ताकत भरी लहजे में कहता है, तुझे तो आज मैं बताऊंगा जिंदगी बर्बाद करना किसे कहते हैं। आज मैं उस आदमी से बदला लेकर आऊंगा। मेरी जिंदगी नर्क कर दी उस आदमी ने। बहुत प्यार करता है ना वो तुझसे। जब तुझे वो मेरी बाहों में देखेगा ना, तब उसे समझ में आएगा। आज उसको तेरे लाश की दर्शन नहीं कराया ना, तो देख लेना, आज या तो मैं मरूंगा या तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका ईगो और उसका वो एटीट्यूड भरा लहजा घुटने टेकेगा। आखिर कौन था ये शख्स, आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में। और सुनते रहिए माफिया ट्रैप डिवाइन सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।